नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं, पेन पेपर हाथ में है और इंडिया का वर्ल्ड का मैप साथ में है। स्वागत करता हूं अपने सभी मित्रों का। तारीख 3 अक्टूबर 2020 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, यदि एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो स्वागत है। हमेशा की तरह कुछ जरूरी सूचनाओं के क्रम में सबसे पहली सूचना जो आपको कल के लिए मालूम होनी चाहिए वो ये है मेरे प्यारे साथियों कि रविवार सुबह 10 बजे मोस्ट अवेटेड रिवीजन क्लास होती है। याद रखिए, बार बार मैं आपको बताता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है ये, क्योंकि वीक पर्यंत आपने जितना भी डिटेल में पढ़ा, जो भी कंसेप्ट सीखे, उन कंसेप्ट के ऊपर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये दिन भर जो आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन 1 घंटे में हम करते हैं 10 बजे एक टेस्ट के माध्यम से। तो कितने बजे? 10 बजे। कब? रविवार को। कहां पर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पर चूज योर गोल में यूपीएससी एग्जामिनेशन सेलेक्ट करिए और वहां से आप पहुंच जाइए वीकली करंट अफेयर रिवीजन क्लास 10 o'clock। मेरे प्यारे साथियों, सबसे मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे। और बहुत प्रतीक्षित जो बैच चल रहा है, इतने दिनों से फंडामेंटल राइट सीखे, डीपीएसपी के बारे में चर्चा करी, इंडियन पॉलिटी आप बहुत डिटेल में स्पेशल क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे, कल उसका भी रिवीजन टेस्ट है सुबह 11:15 बजे। तो कल आपके लिए 2 क्लासेस, एक है 10 o'clock, एक है 11:15। मेरे प्यारे साथियों, यहां वाली क्लास में हम आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉलिटी के वो क्वेश्चंस रखेंगे जो आपके लिए एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे एग्जामिनेशन सबके लिए कॉमन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जो कि डेटा, फैक्चुअल डेटा प्रश्न होते हैं, वो आपके सामने यहां पर लिए जाएंगे। और बचा हुआ जो पार्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स का, वो भी यहां खत्म कराया जाएगा। तो इंतजार किस बात का? सुबह 11:15 बजे मुलाकात होगी आपसे अनअकैडमी यूपीएससी चैनल कल यानी रविवार को। चलिए, इसके साथ साथ बहुत सारी सूचनाओं के क्रम में एक और अतिरिक्त सूचना यह कि मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसके साथ जुड़ करके मेरा जो बैच आ रहा है, देखिए सैटरडे संडे बहुत खास होते हैं। अक्सर मैं कहता हूं कि जो भी सोमवार से यानी मंडे से क्लासेस शुरू हो रही हैं, उन्हें ज्वाइन करने का बेहतरीन मौका होता है। आप अंकित 10 लगा करके फ्राइडे, सैटरडे, संडे इनमें क्लास परचेज कर लें, ताकि नए बैच में आप डे 1 से जुड़ पाएं, पुरानी क्लासेस देख पाएं। पुरानी क्लासेस बाद में भी उपलब्ध रहती हैं, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाता है, पढ़ लेते हैं, तो हमें क्लास में जुड़ना आसान हो जाता है। तो फ्रेश बैच आ रहा है यूपीएससी में। किस चीज का आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी कंबाइंड रूप से नया बैच नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए हाजिर है। और साथ में मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करूं मैं इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें मिडाइवल, एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी फॉर ऑल एसएससी एग्जामिनेशंस, साथ में स्टेट पीसीएस और एनडीए सीडीएस, उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण बैच भी इसी वीक शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स खत्म करा चुके हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन घबराइए नहीं, आपको यह बैच दोबारा वाले सीक्वेंस में भी मिल सकते हैं। पुरानी क्लासेस देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शीघ्र ही अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके क्लास में एक्सेस हो जाइए और मुलाकात करिए। चलिए साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। क्या रही कल तक की खबरें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है? पहली चीज मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार ने कहा है कि वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आईओएस की तर्ज पर अपना एप्लीकेशन स्टोर विकसित करेगी। क्या है इस बात के मायने, कितनी खास है ये बात, चर्चा करेंगे। नंबर 2, हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सोनिक बूम की वजह से अफरा तफरी फैल गई। क्या हुआ? क्यों फ्रांस के लोग अचानक डर गए? क्या ये वापस कोई आतंकवादी हमला तो नहीं? इन सब बातों की चर्चा करेंगे। साथ में चीन इस वर्ष नवंबर में विश्व का पहला एस्टेरॉयड पर खनन करने के लिए एक अंतरिक्ष मिशन भेजेगा। महत्वपूर्ण है, क्या होते हैं एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, सारी जानकारी पता करेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने खुद से यानी स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
कौन सी होती हैं गाइडेड मिसाइल्स, क्या हैं इसके मायने, विभिन्न जनरेशंस के बारे में आज जानकारी पता चलेगी। अगस्त 2020 में भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों में जो कि कोर सेक्टर्स कहलाते हैं उनमें 8.5% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह सकारात्मक गिरावट है, यानी पहले इससे ज्यादा गिरावट थी, अब कम गिरावट है। और भारत और डेनमार्क ने भारत को स्थायी समाधान देने के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर समझौता किया। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस में जनरल अटलांटिक 498.31 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा नवाचार में वयोवृद्ध रक्षा व्यक्तिगत की भागीदारी के लिए IDX 4 फौजी पहल शुरू की। दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर अल्फिया हेली ने MS धोनी के T20 में सबसे ज्यादा स्टंपिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए। मेरे साथ जितने भी साथी इस समय उपस्थित हैं, आदित्य, कविता, रोव, राजपूत, देव, प्रतिभा, ये सभी जल्दी से मेरे प्यारे साथी सेशन को शेयर कर दीजिए। अपने सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और अपने साथियों को सेशन शेयर करना ना भूलिए। चलिए जानते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बढ़ा है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बार ऐसा होगा, आपको यह फीलिंग आएगा कि हम जहां थे वो चीज कहीं हमसे छिन तो नहीं रही है। बहुत बार ऐसे भाव आएंगे कि मुझे जो आता था क्या मैंने कुछ अपडेट किया या नहीं किया। मैं जिस पोजीशन पे हूं ये पोजीशन तो कहीं और नहीं चली जाएगी। क्योंकि कई बार हमें डर लगता है कि जो समाज में हमारी रेपुटेशन है कि मैंने अभी एग्जामिनेशंस में टॉप किया था, मैं 12th का टॉपर था, ग्रेजुएशन का टॉपर था, अब मैं आपके अलग नए एग्जाम देने जा रहा हूं, कंपिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा हूं। उस समय एक भय का माहौल बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इस एग्जाम में फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो भी सोचेंगे उन्हें सोचने दीजिए। असल में जो लोग सोचेंगे ना, आप उन्हीं के सामने सफल होने का अनुभव लेना चाहते भी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, याद क्या रखना है, अपने आप पर जब आप विश्वास रखेंगे कि मैं सफल हो सकता हूं, तो ये जो छोटी मोटी बाधाएं हैं जो आपको रोजाना डराती हैं, ये एक ना एक दिन छट जाएंगी मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि ये बारिश जो है, ये एक प्रकार से समझिए कि सूर्य के ऊपर आए हुए बादल हैं जो कि तेज हवा के झोंके के साथ एक दिन उड़ जाने हैं। समय आपका भी आएगा, डट कर के बने रहिए। दिक्कतें आएंगी लेकिन वो आपकी मजबूती को आंकेंगी, आपके साथ कंपटीशन में यूं ही जुड़ गए लोगों को छांट देंगी, उन्हें साइड कर देंगी। आप जम करके बैठे रहिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अपने साथ बार बार ये विश्वास करके रखिएगा कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जिस कंपटीशन में आप हैं उसे बार बार रिकॉल करिए कि इसे तो करके ही छोड़ना है। वो वाली जो फीलिंग है ना, एक बार अंदर लाइए और फिर पढ़ाई करने में जुट जाइए। तो चलिए इसी क्रम में आज आपको बहुत सारी सूचनाएं देना प्रारंभ करते हैं। करंट का सेशन हो और दुनियादारी की चर्चा ना हो, यह संभव नहीं है। दुनियादारी से जुड़ी चर्चा में आज की क्या चर्चा है? भाई साहब, आत्मनिर्भर बनने जा रहा है भारत। बोले सर क्या बात कर रहे हो, क्या होने जा रहा है? हमने कहा भाई सरकार बोल रही है कि हम अपना प्ले स्टोर लेकर के आएंगे। बोले कैसे? बोले सर फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप कहां मिलेगा हमको? अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, आप ऐसा बार बार कहते हुए मिलते हो। मैंने कहा भाई भविष्य में हो सकता है कि भारत सरकार के अपने प्ले स्टोर पर आपको यह चीज मिलने लग जाए। अब आपके सामने बड़ी बात बनती है, ये तो हो गई चर्चा, भारत सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है, यहां पर हो गई इससे संबंधित खबर। लेकिन अब हमको जानना होगा कि क्यों ऐसी बात निकल के आ रही है, भारत सरकार अपना प्ले स्टोर क्यों बनाने की बात कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी मोबाइल में जब भी कहीं से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, मैं भी, आपने भी, मेरा भी तकिया कलाम सुना होगा। अक्सर मैं कहता हूं गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पर गोल सेलेक्ट करिए। मैं अक्सर ये लाइन बोलता हूं। क्या आपने देखा कि मेरी हर शब्द में, मैं ही नहीं, हमारे जितने भी अनअकैडमी के एडुकेटर्स हैं या फिर कोई भी गेम खिलाने वाली कंपनी है, जो भी है, वो एक लाइन जरूर बोलती मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। यानी कि वन एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर दी एप्लीकेशन इज गूगल प्ले स्टोर। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से एक प्ले स्टोर और है जिसका नाम है एप्पल का iOS, यानी कि एप्पल का ऐप स्टोर है।
इन दो के अलावा मार्केट में जितने भी आपके यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, या फिर पेटीएम हो, फोन पे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी हो, वो इन दो के अलावा हम कहीं से डाउनलोड ही नहीं करते। तो मेरे भाई ऐसी स्थिति में होता क्या है कि इन एप्लीकेशंस की उपलब्धता प्ले स्टोर पर जब होती है तो हमें जो नुकसान है वो ये कि ये प्ले स्टोर इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को जब चाहे बंद कर सकता है। हाल ही में ऐसा हुआ था। कहां हुआ था? भारत की एक कंपनी जिसका नाम है पेटीएम, उसे ये कहते हुए गूगल प्ले स्टोर ने सस्पेंड कर दिया था कि आप लोग गैम्बलिंग करवा रहे हैं। बाद में कंपनी की सफाई के बाद में उसे वापस प्ले स्टोर पर रखा गया। चलिए, ये तो हुई एक जानकारी, लेकिन एक बड़ा सवाल कि सर भारत सरकार अपना प्ले स्टोर क्यों लाना चाहती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको यह बताऊं कि प्ले स्टोर पर गूगल को क्या फायदा है एप्लीकेशन मिलने का, है ना। ये एक बहुत बेसिक सी जानकारी बनती है दिमाग में कि सर एक बात बताइए, गूगल के पास में इतने सारे आइटम है, गूगल का सर्च इंजन है, गूगल का यूट्यूब है ना। तो सर एक बात बताइए कि ये अल्टीमेटली प्ले स्टोर का क्या यूज है? चलिए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो फोन इस्तेमाल करते हैं साधारणतया वो सभी फोन एंड्रॉयड बेस्ड हैं। कुछ लोगों के पास हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो, लेकिन अधिकांश या तो वो गूगल एंड्रॉयड बेस्ड हैं या फिर एप्पल के आई स्टोर के साथ चली रहे हैं। एप्पल का उनके अंदर सॉफ्टवेयर डला है। अब जो एंड्रॉयड है वो अपने आप में गूगल का ही प्रोडक्ट है। असल में वर्ष 2005 में गूगल ने इसे परचेज कर लिया था। एंड्रॉयड कॉर्पोरेशन एक अलग से कंपनी होती थी, गूगल ने उसे टेक ओवर कर लिया और मोबाइल में वर्तमान में हर जगह आप जो यूज कर रहे हैं वो एंड्रॉयड चल रहा है। उस एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन आते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी गूगल के ही एक प्ले स्टोर पर उपस्थित एप्लीकेशन से मिलती है। हमारे दिमाग में एक सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, गूगल की कमाई कैसे होती है ना। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि सर एक बात बताइए, ऐप स्टोर पर एप्लीकेशन तो आ गया, इनकम गूगल की कैसे हुई? मेरे भाई इस बात को ऐसे समझिए कि आप जब एप्लीकेशन को बेचने के लिए बनाते हैं, दो तरह के एप्लीकेशन होते हैं। एक एप्लीकेशन जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक एप्लीकेशन ऐसा भी होता है जिसमें कि आप ऐप स्टोर पर जाकर के कोई चीज परचेज करते हैं। ऐप स्टोर पर गए, आपने वहां से उस एप्लीकेशन के किसी स्पेसिफिक फीचर को खरीदा जिसे हम इन ऐप परचेज कहते हैं। गूगल उन इन ऐप परचेजेस पर और साथ में इन एप्लीकेशंस से कुछ फीस वसूलता है। मेरे प्यारे साथियों, ऑन एन एवरेज ये फीस उनकी कुल रकम का 1 से 1.5% होता है। ध्यान से सुनिएगा, 1 से 1.5% फीस वसूलता है, या एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि टोकन अमाउंट लेता है। मान लीजिए किसी एप्लीकेशन ने, जैसे कि कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, पबजी खेल रहे हैं, हालांकि अब तो बंद हो गया है, तो अब आप वहां पर कोई स्पेशल पावर लेना चाहते हैं कि भाई हमारे खिलाड़ी के पास में ये वाली ताकत भी हो। आपने उसके लिए एक हथियार परचेज किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं। अब वो पेमेंट जो हुआ ना, उसका 1.5% जो है वो गूगल अपने पास रख लेता है। नंबर एक बात। दूसरी, कोई एप्लीकेशन अगर ये चाहे कि वो दुनिया जब सर्च करने गूगल प्ले स्टोर पर पहुंचे तो उसे वो प्राथमिकता में ऊपर दिखाई दे। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, मेरे सेशन के बाद ट्राई करिएगा, आप सर्च करिएगा कोई भी, तो उसके नीचे बहुत सारे ऐप वो आते हैं और उसके नीचे आता है एड, एडी लिखा आता है, यानी कि इसको एडवर्टाइज किया गया है। तो कोई एप्लीकेशन अपने आप को उस सर्च इंजन में ऊपर लाना चाहता है तो वो उसके लिए उसे एडवर्टाइज देता है। इसके एक अनुमान के आधार पर वर्ष 2016 में गूगल प्ले स्टोर की जो कमाई थी वो $31 बिलियन आंकी गई थी। कितनी? $31 बिलियन गूगल प्ले स्टोर की इस प्रकार की गतिविधियों से कमाई निकल करके आई थी। फिर एक दिमाग में सवाल बना, बोले फिर एक बात बताइए सर कि अगर अभी हम बनाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कि हम अभी कर रहे हैं इस बात को, और दुनिया का कोई और देश इस बात के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? गूगल ने हाल ही में कहा है कि वर्ष 2021 से वो जो एप्लीकेशन, जो ऐप स्टोर से आप एप्लीकेशन लेते हैं उसे, उसका अभी जो परसेंटेज यहां पर 1 से लेके 1.5% है, गूगल इसे बढ़ा करके 30% करने जा रहा है। यानी गूगल जो है वो अपना कट एप्लीकेशंस की फीस में से 30% लेना शुरू कर देगा। अब आप सोच के देखिए,
भारत जैसे देश में जहां स्टार्टअप्स जो हैं वो ऑनलाइन क्षेत्र में यानी डिजिटल क्षेत्र में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनकी फीस का 30% उठा करके अगर गूगल अपने साथ लेकर के चला गया तो फिर हमारे देश में स्टार्टअप्स को अपने आप को सरवाइव कराने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, मार्केट की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक ही कंपनी का पूरे क्षेत्र पर एक अधिकार हो, मोनोपोली कहलाती है। यह मोनोपोली एक प्रकार से एंड्रॉयड मार्केट जो कि लगभग 75% से 80% तक है, इस पर एक अधिकार गूगल प्ले स्टोर का है। ठीक इसी प्रकार से अगर कुल ऐप स्टोर की हम बात करें तो ऐप स्टोर पर गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ जो iOS है, जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे प्यारे साथियों, उसके ऐप स्टोर का है। इन दो के पास यानी एक से अधिक अगर मार्केट में प्लेयर होते हैं तो वो ऑलिगोपॉलिक सिचुएशन कहलाती है और ये लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। अब हमारे दिमाग में बड़ा सवाल बनता है, तो फिर भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार कह रही है कि एक काम करते हैं कि जो इंडियन एप्लीकेशन है और भी कोई वर्ल्ड की कंपनी अगर हमारे साथ आना चाहे तो हम उसके लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, एक ऐप स्टोर बनाएंगे जहां से लोग अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकें। अब आपके मन में भी एक सवाल आएगा, सर जरूरत क्या है ऐप स्टोर बनाने की? भाई जरूरत यह है कि ऐप स्टोर असल में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसकी एक दुकान है। अगर आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च करते हैं तो एप्लीकेशन आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप ऐप स्टोर पर जाके सर्च करते हैं, आप कुछ भी सर्च करिए, पीडीएफ स्कैनर सर्च करिए, रीडर स्कैनर करिए, कोई भी मैसेजिंग एप्लीकेशन करिए, गेम्स करिए, स्पोर्ट्स, जो भी है वो सारे एप्लीकेशन तमाम एक साथ में खुल करके आ जाते हैं। तो एक जगह पर बहुत सारे विकल्प प्राप्त होते हैं। अब आपको एक जानकारी मैं अतिरिक्त रूप से यहां देना चाहूंगा कि भारत में इन ऐप स्टोर्स को लेकर के ऑलरेडी भारत का एक अपना सरकारी ऐप स्टोर चल रहा है और भारत सरकार इसे वर्तमान में और अधिक स्तर पर बढ़ा के ले जाना चाहती है और इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। याद कर लीजिएगा, यह भारत सरकार का अपना सरकारी ऐप स्टोर है जहां से आप वर्तमान में जो सरकारी एप्लीकेशंस हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे फिर उसमें मेरे प्यारे साथियों उमंग एप्लीकेशन हो, आरोग्य सेतु हो, डिजिटल लॉकर हो, भीम एप्लीकेशन हो। यह भारत सरकार का अपना ऐप स्टोर है, यहां से आप भारत सरकार से संबंधित एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन का विकास सीडैक द्वारा किया गया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन आता है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को आज के इस सेशन से, इस सवाल से कुछ जानकारियां अतिरिक्त स्तर पर मेरे प्यारे साथियों को प्राप्त हुई होंगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, इसे ध्यान से देखिए। हाल ही में मेरे प्यारे साथियों पेरिस के लोग डर गए। अब डर क्यों गए, अब मैं आपको कारण बताता हूं। हुआ क्या, देखिए दिक्कत क्या थी कि आप लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले ही मैं आपको पढ़ा रहा था कि फ्रांस के खिलाफ नारे लग रहे थे। नारे कौन लगा रहा था? चार्ली एब्दो ने पैगंबर साहब का कुछ आपत्तिजनक फोटो दोबारा से छाप दिया था। मैंने पूरी घटना आपको सुनाई थी, क्या था चार्ली एब्दो इंसिडेंट, क्यों फ्रांस के विरुद्ध पाकिस्तान में नारे लग रहे थे। अब क्या हुआ, फ्रांस के अंदर जो शहर है पेरिस, जहां पे एफिल टावर आप जानते हैं, वहां पर अचानक बहुत तेज आवाज आई। आवाज इतनी तेज कि लोगों को लगा कि कहीं कोई बम ब्लास्ट तो नहीं। असल में वो ब्लास्ट की जो आवाज थी उसके बाद सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि नहीं, ये कोई बम नहीं अपितु सोनिक बूम था। अब हमारे मन में यह सवाल बनता है कि यह सोनिक बूम क्या होता है। कुछ दिन पहले, मेरे 2 महीने पहले के सेशन में भी मैंने आप लोगों को सोनिक बूम सिखाया था, जब बेंगलुरु के अंदर सोनिक बूम की सिचुएशन आई थी। तो सवाल बनता है कि सोनिक बूम क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, सोनिक बूम जो वर्तमान में पेरिस में देखा गया वो राफेल के कारण आया हुआ सोनिक बूम था। तो बोले अच्छी बात, यानी कि राफेल जो है वो सोनिक बूम लाता है, ये एक जानकारी प्राप्त हो गई। हमने कहा नहीं, कुछ और जानकारी भी आपको यहां से प्राप्त होनी चाहिए, और वो क्या है आइए समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल बनता है कि सर ये सोनिक बूम होता क्या है। साथियों समझिए,
आप लोगों को मैंने कल भी, जब मैं आपको बता रहा था, कल का अगर आपने सेशन देखा हो तो मैंने ब्रह्मोस के बारे में बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक है। अगर आपको याद हो तो उसी समय मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि मैक नंबर निकालते कैसे हैं। कल का सेशन जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था मैंने, जिसमें यह बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट की गति, ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर हम मान के चलें और साथ में स्पीड ऑफ साउंड हम लेकर के चलें तो इन दोनों का जो अंतर होता है यही मैक नंबर कहलाता है। सामान्यतया यह माना जाता है कि रूम टेम्परेचर के अराउंड यानी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो आवाज की गति है, यानी हम जो बोल रहे हैं, वो 343 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करती है। यह एक एवरेज डेटा है जो हमें पता होता है। मैंने आप लोगों को इसी आधार पर बताया था यदि किसी ऑब्जेक्ट की गति 343 मीटर प्रति सेकंड है तो यह 1 मैक कहलाएगा, और उससे कम है तो यह उससे कम, ऑब्वियस सी बात है। तो 0 से 1 मैक हमारे पास 4 ऑप्शन निकल के आए थे। 0 से 1 मैक एक ऑप्शन था 1 मैक दूसरा ऑप्शन था, 1 से 5 मैक एक ऑप्शन था, और मेरे प्यारे साथियों 5 मैक से अधिक एक ऑप्शन था। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, 0 से 1 वाला जो मैक था, अगर याद हो आप लोगों को, तो इसे कल हमने पढ़ा था सबसोनिक नाम से। ठीक है, इसे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांससोनिक नाम से। किस नाम से पढ़ा था? ट्रांससोनिक नाम से। इसे पढ़ा था सुपरसोनिक नाम से। क्या नाम से पढ़ा था? सुपरसोनिक नाम से पढ़ा था। और मेरे प्यारे साथियों इसे पढ़ा जाता है हाइपरसोनिक के नाम से, यानी 5 मैक से ऊपर जो है, यानी 6 मैक 7 मैक, उसे हाइपरसोनिक के नाम से पढ़ा जाता है। अच्छा, अब सवाल क्या बनता है अब हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, असल में जो आपका पेरिस है वहां पर क्या होता है, अचानक बहुत तेज आवाज आई, खिड़कियां टूट गई, लोग शहर से बाहर आ गए, चिंता होने लग गई कि हुआ क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों सरकार ने अलर्ट जारी करके यह कहा कि भाई यहां से अभी हमारा एक जहाज गुजरा है, इसलिए ऐसी आवाज आई है। तो अब आपके मन में एक बेसिक सा सवाल आएगा, सर एक बात बताइए ना, आवाज जब विमान राफेल फ्रांस का ही है तो वो रोज आवाज क्यों नहीं करता, आज ही आवाज क्यों आई? यानी कि जब ये मैं सवाल लेकर के आया उसी समय पर आवाज क्यों आई? विमान तो रोज उड़ते हैं, फिर आवाज क्यों नहीं आती? मैंने कहा हाँ भाई मुद्दा तो एकदम सही है, मुद्दा सही है तो आंसर भी पता होना चाहिए। तो मैं पहले आपको यह बताऊंगा कि आवाज आती क्यों है। ध्यान से इस आंसर को सुनना, और आंसर यह है जब कोई विमान सोनिक स्पीड से, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई विमान 1 मैक से 2 मैक की स्पीड में ट्रांसफर होता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई विमान 1 मैक की स्पीड पर या फिर साउंड की स्पीड 343 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रहा हो, और वो अचानक 2 मैक की स्पीड में जैसे ही गियर लगाए, अगर आपने मूवी देखी हो तो धूम मूवी आपने देखी होगी, और उस धूम के अंदर देखते हैं ना अपन, एक बार नाइट्रोजन बटन दबाया और जूम करके बाइक निकल जाती है। वो असल में वो जो आवाज आती है ना, वो जो फीलिंग है, ऐसे ही सोचो कि राफेल में भी यही फीलिंग होती है, या फिर जो विमान 1 मैक से ऊपर उड़ते हैं उनमें यह फीलिंग होती है। अर्थात ये 1 मैक से दूसरे मैक पर जाते समय, यानी कि आवाज की गति से जैसे ही तेज होते हैं, एकदम बॉन्डर सा आता है, आवाज की बहुत तेज आवाज आती है। आप में से कुछ लोग, जैसे जिनके पास बुलेट बाइक होगी, अगर आपके पास है, जैसे मेरे पास, कहीं से भी मैं निकल रहा होता हूं तो कई लोग ये कहते हैं कि सर वो पट पट की आवाज करो, है ना। कई लोग कहते हैं वो पट पट की जो आवाज आती है, आपने सुना होगा। असल में वो पट पट की आवाज भी क्या है, आप फ्यूल को रोक लिया और एकदम छोड़े तो भट की आवाज आती है। कुछ इसी प्रकार की आवाज यहां पर आती है सोनिक बूम में। 1 मैक से दूसरे मैक पर जब आप जाएंगे तो यहां की जो आवाज है ना, वो एकदम बम की तरह, फटने की तरह आती है। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ऐसा तो बार बार होता होगा, फिर क्योंकि हवाई जहाज बना ही आपने 1 से ऊपर का रखा है तो यह आवाज तो रोजाना आती होगी। मैंने कहा होता क्या है, सामान्यतया इसको 1 से दूसरी मैक पर ले जाने के लिए जब हवाई जहाज लगभग 15,000 फीट ऊंचाई पर चला जाता है, 12 से 15,000 फीट ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट चला जाता है, लड़ाकू विमान चला जाता है, तब जाकर के इसका वो वाला इंजन ऑन किया जाता है जो इसकी मैक की स्पीड बदल दे, 1 मैक से 2 मैक पर ले जाए। अगर उसको नीचे वाले जगह पर ही रख लिया, यानी कि आपके ऊपर उड़ रहा था, जहां पर आप लोग रहते हैं वहीं पर उड़ रहा था, और उसका वो वाला बटन ऑन कर दिया, यानी स्पीड बढ़ा दी भाई ने,
तो भाई वहां पर धड़ाका हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे, फिर एक बात बताइए सर, ऐसी फिर क्या नौबत आ गई? क्योंकि आवाज आई है, इसका मतलब राफेल पेरिस से ऊपर ही उड़ करके गया है। तो क्या रीजन था कि वो अर्बन रीजन के ऊपर उड़ा? तो आंसर ये था मेरे प्यारे साथियों, पेरिस में ये अलर्ट आया, एसीटी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसके पास एक अलर्ट आया, और उस अलर्ट में यह आया कि एक विमान जो कि यात्री विमान था उसके साथ संपर्क टूट गया है। यात्री विमान के साथ जैसे ही संपर्क टूटता है ना मेरे प्यारे साथियों, जितने भी आपके एयरपोर्ट होते हैं यहां पर एक बहुत बड़ी गुंबद सी होती है, डोम जैसी संरचना होती है, बिल्कुल शीशे की बनी हुई होती है, उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। असल में वो जो डोम जैसी संरचना है, अगर आपने एक मूवी है, वो मूवी है धमाल के नाम से, अगर आपने देखी हो तो उसमें वो वाला है ना, क्या बोलते हैं, वो जो हवाई जहाज है वो चलाना नहीं जानते हैं जो हीरो बना रखा है, वो उस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर जो है वो टक्कर कर देते हैं। एक सीन है, आखिरी क्लाइमैक्स सीन है, काफी फनी है। असल में वो वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही होता है, जब विमान उड़ रहे होते हैं उनसे वो संपर्क रखता है। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क छूट गया तो इसका अर्थ यह समझा जाता है कि विमान अब खो जाएगा, या तो उसका अपहरण हो गया है या फिर वो कहीं गिरने वाला है। ऐसी स्थिति में यह सूचना तुरंत निकाल करके दे दी जाती है। किसको दे दी जाती है? यह तुरंत मेरे प्यारे साथियों एयरफोर्स को सूचना दी जाती है कि विमान अपना रास्ता भटक गया है, जल्दी से उसे रास्ता दिखाने जाओ। तो यहां पर उड़ करके जाते हैं फाइटर जेट और उन्हें इमरजेंसी में उड़ना होता है। ऐसी स्थिति में राफेल ने एकदम इमरजेंसी टेक ऑफ किया और उसने अर्बन लैंड के ऊपर ही मेरे प्यारे साथियों वो बटन दबा दिया जिससे दुम की आवाज आई, और मेरे प्यारे साथियों इसे हम सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। फाइनली वो विमान मिल भी गया, तो यह बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी एक कंसेप्ट बचा रहा, क्या है? आता कैसे है सर ये? मैंने कहा भाई सिंपल सी बात ऐसे समझ लो कि जब विमान चल रहा है, जब चलता है तो आसपास चारों तरफ आवाज करता हुआ चलता है। आपको आगे भी आवाज आ रही है, पीछे भी आवाज आ रही है कि कोई व्हीकल आ रहा है। लेकिन जैसे ही आवाज से तेज निकलता है तो आवाज तो पीछे रह गई। देखिए ध्यान से समझिए, उसने जो नॉइज क्रिएट करी वो तो पीछे छूट गई ना। जैसे ही उसने 1 से 2 मैक की गति ली, इसका मतलब जो आवाज की गति थी वो तो पीछे ही रह गई और विमान आगे चला गया। तो एक से दूसरे में जैसे ही गियर शिफ्ट करता है वो, तो वहां से एकदम साउंड वेव्स का कॉम्पैक्शन हो जाता है, मिल जाती है साउंड वेव, एनर्जी एक साथ संगठित हो जाती है, और वो मेरे प्यारे साथियों जिस धरातल पे टकराती है वहां आवाज करती है। अगर वो नजदीक ही उड़ रहा था तब तो आवाज सुनाई दे जाएगी, बहुत ऊंचाई पर चल रहा था तो हमें केवल आवाजें आती हैं लेकिन बूम की आवाज नहीं आती, खिड़कियां नहीं टूटती हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह कंसेप्ट भी पूरी जानकारी के साथ पता चल गया होगा। दिमाग में एक क्यूरियोसिटी यह भी बची रह जाती है कि भारत में कौन कौन से ऐसे विमान हैं जो आवाज की गति से ऊपर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का चाहे मिराज हो या सुखोई 30 MKI हो, राफेल हो, तेजस हो, ये सभी जो हैं ये 1 मैक की गति से ऊपर चलते हैं, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड पर चलते हैं। इन सब में सबसे तेज सुखोई 30 MKI है जो लगभग 2.3 मैक की स्पीड तक भी चला जाता है। ये हो गई सारी की सारी जानकारी है फ्रांस से। फ्रांस भारत का तो बहुत बड़ा पार्टनर है ही। कल मैंने आपको पढ़ाया ही था कि यहां की CNES जो कि फ्रांस की जो एरोस्पेस एजेंसी है वो भारत के साथ मिलकर के वीनस पर 2025 में मिशन भेजने जा रही है। ये आपको कल ही मैंने सूचना दी थी। फ्रांस से भारत ने हाल ही में राफेल परचेज किए हैं। गोल्डन स्क्वाड्रन के अंदर अंबाला कैंट पर उन्हें रखा गया है। कैपिटल यहां की पेरिस है, यहीं पर सोनिक बूम आया था। करेंसी CFA फ्रैंक है। प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन है। कॉन्टिनेंट ये यूरोप में स्थित है। अगर हम मैप पर इसे देखना चाहें तो ये यहां पर मैप में आपको दिखाई देता है, जिसके एक तरफ यहां पर स्थित है अटलांटिक ओशियन, इसके दक्षिण में स्थित है मेरे प्यारे साथियों मेडिटेरेनियन ओशियन, इसके ऊपर की तरफ अगर आप चलें तो यहां पर यूके स्थित है। पड़ोस में मेरे प्यारे साथियों आइबेरियन देश कहलाते हैं पुर्तगाल और स्पेन, ये यहां पर स्थित हैं। फ्रांस के बॉर्डर बहुत सारे देशों से लगे हुए हैं, तो फिलहाल के लिए उन्हें आप याद करना स्किप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर कुछ हमें सिखाएगा, और भाई साहब कुछ ऐसा हो रहा है, कभी कभी के सेशन तो पूरी तरह इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड निकल जाते हैं, कुछ सेशन साइंस ओरिएंटेड निकल जाते हैं। तो लग रहा है कि आज का सेशन साइंस ओरिएंटेड है। पहला ऐप स्टोर वो साइंस से आ गया, दूसरा सोनिक बूम वो साइंस से आ गया, तीसरा
अब यहां पर एस्टेरॉइड्स की चर्चा की जाएगी। यह भी साइंस से ही जुड़ा हुआ सवाल है। इसे कुछ हिस्से को ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है सोलर सिस्टम के तहत। लेकिन क्या है साइंस की जानकारी, आइए पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चाइना ने कहा है कि वो नवंबर 2020 में एस्टेरॉइड्स के अंदर खनन करने के लिए, यानी कि वहां माइनिंग करने के लिए रोबोट भेजेगा। कहां पर भेजेगा मेरे प्यारे साथियों? एस्टेरॉइड्स पर माइनिंग करने के लिए रोबोट भेजेगा, ऐसा कहा है चाइना ने, और नवंबर में ही भेज देगा। भेजा गया नहीं भेजा गया ये तो नवंबर में पता चलेगा, लेकिन जिज्ञासा हमारे दिमाग में ये आ गई कि ये एस्टेरॉइड क्या होते हैं, और इन एस्टेरॉइड पर पहली बार कोई दुनिया का देश है जो रोबोट भेज करके यहां माइनिंग करवाना चाहता है। तो पहली बात तो ये समझिए, माइनिंग का मतलब क्या होता है। माइनिंग का मतलब होता है कि वहां की जो चट्टानें हैं उन्हें खोद खोद करके लाया जाएगा। तो बड़ा सवाल बनेगा, क्या बनेगा कि सर चट्टानें होती कहां हैं। आइए मैं आपको एस्टेरॉइड से लेकर के सारी जानकारी, चट्टानों की जानकारी, ये सारी जानकारी दूंगा। लेकिन याद रखिएगा ये दुनिया का पहला मिशन है जिसमें किसी एस्टेरॉइड पर रोबोट भेजा जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होगा। कल जब वीनस पढ़ रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को यह वाली जानकारी दी थी, आज भी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, भारत का नहीं अपितु दुनिया का सोलर सिस्टम जो है वो अपने साथ इतने सारे ग्रह रखता है। लगभग 8 ग्रह हैं जो कि सोलर सिस्टम में स्थित हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें से आप एक का नाम सुनते हैं और उसका नाम है प्लूटो। जब आप प्लूटो का नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में यह सवाल आता है कि प्लूटो कोई प्लैनेट है अथवा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में इसे प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता है। अच्छी बात है। तो फिर इसे कंसीडर किया क्या जाता है? बड़ा सवाल बनेगा ना भाई। मेरे भाई, इसको कंसीडर किया जाता है ड्वार्फ प्लैनेट। अच्छा, अब ये क्या होता है? हमने कहा बोना प्लैनेट, यानी कि बोना ग्रह। बोले ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, तो फिर भैया इसे किस नाम से कंसीडर किया जाता है? मैंने कहा भाई इसे कंसीडर किया जाता है एस्टेरॉइड के नाम से। तो बोले एस्टेरॉइड क्या होता है? हमने कहा अभी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सर ये जो एस्टेरॉइड आपने यहां लिखा है, एस्टेरॉइड तो आपने यहां भी लिखा हुआ है, होते क्या हैं ये? मैंने कहा भाई देखिए, बात ऐसी है कि जब सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था ना, तो दुनिया ने यह समझा था कि सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, अगर वो गोल आकार में है, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके नजदीक कोई और रह नहीं पाया। नंबर 3, उनके आकार में पर्याप्त मात्रा में इतना गुरुत्वाकर्षण है कि उनके चारों तरफ भी कोई चक्कर लगाने की स्थिति में आ सकता है। तो ऐसी स्थिति को प्लेनेट नाम दिया गया था। वो आकार यानी कि वो खगोलीय पिंड जिनमें गोल आकार नहीं, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा पाते, या चक्कर लगाते हैं लेकिन गोल आकार नहीं ले पाते, उन्हें हम एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। यानी कि एक प्रकार से एस्टेरॉइड प्लेनेट जैसी ही संरचना है लेकिन वो गोलाकार नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि यहां मंगल है और यहां एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसके अंदर सीरीज नामक एक और एस्टेरॉइड पड़ा हुआ है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो आप इतना ही कहेंगे कि सर एक तो इनके आकार का अंतर है और दूसरा इनका आकार इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं ला पाया जिसकी वजह से इनके आसपास का क्षेत्र खाली हो जाता। इतनी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो फिर ये जो एस्टेरॉइड है ये बने किससे हैं? हमने कहा जिससे बाकी ग्रह बने हुए हैं। बोले बने किससे हैं? अगर बाकी ग्रह जैसे भारत की अगर हम बात करें, सॉरी धरती की अगर हम बात करें, तो यहां तो बहुत सारे माइंस एंड मिनरल्स हैं। तो मेरे भाई यही उम्मीद की जा रही है कि इन एस्टेरॉइड्स में भी बहुत सारे मिनरल्स होंगे। क्या पता वो मिनरल्स इतनी दूरी पर हैं तो यूरेनियम भी निकल आए या कोई न्यूक्लियर फ्यूल निकल आए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के देशों को किसी और देश पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन एस्टेरॉइड बेल्ट्स में से जाकर के यूरेनियम या फिर महंगे ऐसे तत्व जिनका उपयोग जीवन में हो सकता है उन्हें लाया जा सकेगा। अब बड़ा सवाल बनता है, तो बोले इन एस्टेरॉइड को मीटियोर्स क्यों कहते हैं?
कॉमेट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको मन में जानने की जिज्ञासा बनेगी। फिलहाल का सवाल तो आंसर ये है कि चाइना द्वारा मेरे प्यारे साथियों धरती से यहां पर रोबोट भेजा जा रहा है जो कि यहां पर खनन करके सामान निकालेगा। लेकिन अब सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताइए कि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट यहां दिखाई दे रही है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट मीटियोर्स कब कहलाती है? मैंने कहा भाई कई बार ऐसा होता है कि ये यहां से निकल करके प्लैनेट्स की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई एस्टेरॉयड जो कूपर बेल्ट में था, ये वाली जो बेल्ट थी यहां पर था या कूपर बेल्ट में था या एस्टेरॉयड बेल्ट में था, यहां से निकला और निकल के सूर्य की तरफ चल दिया, लेकिन बीच में उसे पृथ्वी मिल गई। पृथ्वी मिल गई तो पृथ्वी का पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट मिल गया। पृथ्वी के एनवायरमेंट में जैसे ही ये एस्टेरॉयड आया मेरे प्यारे साथियों, ये खगोलीय पिंड आया, तो आते ही पर्यावरणीय या वातावरणीय हवा से उसमें घर्षण हुआ और घर्षण से उसमें आग लग गई। उस परिस्थिति को हम मीटियोरॉइड्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मीटियोरॉइड्स कहते हैं। तो मीटियोरॉइड्स क्या हुए? तो मीटियोरॉइड्स मेरे प्यारे साथियों असल में एस्टेरॉइड्स ही हैं, लेकिन वो पर्यावरण के या फिर वातावरण के टच में आने पर आग पकड़ लिए। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, आगे की बात बताता हूं। अब एक सवाल और बनता है कि सर ये टूटता हुआ तारा क्या होता है? हम जब कई बार तारे देखते हैं तो उनमें, मैंने कहा भाई देखिए दोनों तरह की चीजें होती हैं। एक आपकी तरफ आ रहा जो होता है वो तो मीटियोरॉइड्स होता है, जिसे मीटियोर भी कहते हैं कई बार आप, है ना। और ये धरती पर भी कई बार टकरा जाते हैं तो यहां पर क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान में एक गड्ढा ऐसा ही है जिसे जियो हेरिटेज साइट में, और जो लोनार लेक है महाराष्ट्र वाली, वो भी इसी का उदाहरण एक मानी गई है। अच्छा, एक सवाल और बनता है, लेकिन सर जब हम देखते हैं शाहरुख खान की मूवी, उसमें टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं, वो लेफ्ट राइट या किसी भी दिशा में चल रहे होते हैं और उनके पीछे आग सी लगी होती है। मैंने कहा आग तो इनके पीछे भी लगी होती है, ये तो आपकी तरफ आ रहे होते हैं। ये जो होते हैं ये तारामंडल में आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनमें क्या अंतर है? भाई ये भी एस्टेरॉयड जैसी ही संरचना है, लेकिन ये बनी हुई है जल वाष्प और डस्ट से। किससे बनी हुई है? वाटर वेपर एंड डस्ट से बनी हुई है। वाटर वेपर एंड डस्ट से बनी हुई संरचना है। जब ये गति करती हैं और किसी तापमान के संपर्क में आती हैं तो इनका जलवाष्प सूख जाता है और इनकी धूल में आग लग जाती है। वो आग इन्हें जलते हुए तारे के रूप में दिखाई देती है, जिसे आप टूटता हुआ तारा समझते हैं। वो होता है कॉमेट्स। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, प्लेनेट क्या होते हैं, स्टार क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट क्या है, इतनी सारी जानकारियां आपको दे दी। अब आप कम से कम सेशन शेयर करके यह जानकारी औरों तक भी पहुंचने में मदद कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके सेशन शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, बाकी ये बात जानकारी तो आपको ऑलरेडी है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा यहां की युआन है। आईएमएफ की करेंसी में युआन अर्थात रेन मिनबी ये एक प्रमुख मुद्रा में है। 5 मुद्राएं वहां पर होती हैं। प्रेसिडेंट यहां के शी जिनपिंग है। यहां की कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। ये रहा आपके सामने चाइना। चाइना के पूर्व में स्थित जो समुद्र है, एक तरफ ईस्ट चाइना सी है और दक्षिण में साउथ चाइना सी है, जो कि बहुत ज्यादा विवादित रहता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बना है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस टैंक से लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल, इसके बारे में भी ये मैं मान के जानकारी मतलब पुख्ता हो सकता हूं और आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, अगर आपको जो मैं यहां जानकारी देने जा रहा हूं वो आपको पहली बार पता चली हो। मैं एक जानकारी जो आपको आज के सेशन में प्राप्त होने जा रही है वो आप आज जानने वाले हैं। क्या है सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में भारत ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, भाई साहब आजकल है ना डीआरडीओ फुल स्वैग में है। जब देखो कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है। कल भी हमने न्यूज पढ़ी, 2 दिन पहले भी हमने न्यूज पढ़ी डीआरडीओ, अभी कल ब्रह्मोस के बारे में हमने जानकारी ली। उससे पहले हमने जानकारी ली कि इसने हाइपरसोनिक कुछ परीक्षण किए हैं, है ना। उससे पहले इसने ड्रोन का परीक्षण किया है। हर दिन कुछ ना कुछ डीआरडीओ न्यूज में है और डीआरडीओ कई परीक्षाओं के तो सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा भवन दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मेरे प्यारे साथियों जी सतीश रेड्डी जो हैं वो इसके मेरे प्यारे साथियों क्या हैं,
प्रमुख हैं। अब सवाल क्या बना, हाल ही में हुआ क्या, भारत ने एक टैंक का परीक्षण किया, टैंक से एंटी टैंक मिसाइल चलाई। पहले मैं आपको वो समझाता हूं, ये आंसर तो है अर्जुन से चला करके देखी। बहुत बेसिक सी जानकारी लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या है सर, ये बताइए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये होती क्या है, ये शब्द है क्या जो भारत ने परीक्षण किया। मैंने कहा भाई यहां पर शब्द समझो, ए का मतलब हुआ एंटी, बोले अच्छा, टी का मतलब हुआ टैंक, बोले ठीक है, जी का मतलब हुआ गाइडेड, गाइडेड शब्द का अर्थ होता है निर्देशित। अब बाकी बातें तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इस निर्देशित का मतलब समझाना जरूरी है, और एम का मतलब है मिसाइल। तो अब आप जानना चाहेंगे सर एक बात बताइए, निर्देशित कैसे होती है मिसाइल। मैंने कहा भाई मिसाइलों को बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि ये आपके सामने टारगेट है। बोले मतलब क्या है इस बात का। मैंने कहा भाई कभी अगर मूवी देखे हो कोई जिसमें वॉर सीन दिखाए गए हो, तो एक मशीन, एक ट्रक जैसी मशीन होती है जिसमें पहियों के ऊपर चेन चढ़ी होती है, उसे हम टैंक कहते हैं, जिसके आगे तोप गोला छोड़ने की युक्ति लगी होती है। देखे हो कभी ऐसी चीज? तो भाई उसको जो है ना वो टैंक नाम से जाना जाता है। तो अब सवाल क्या है, एंटी टैंक, यानी कि ऐसी मिसाइल जो इस टैंक को उड़ा दे। ये बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। मेरे प्यारे साथियों, जो थल सेना होती है ना, इस थल सेना में आर्मर्ड जो कि पैदल सैनिक होते हैं, एक और होते हैं जो कि मेरे प्यारे साथियों मशीन असलहा लेके चलते हैं, जो आर्टिलरी वाले लोग कहलाते हैं। ये लोग जब अपने साथ टैंक लेके चलते हैं तो बड़ी संख्या में दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि टैंक बड़ा घातक चीज होती है। क्योंकि टैंक के ऊपर अगर आसपास बम छोटा मोटा फट जाए तो दिक्कत आती ही नहीं है इसको, यानी टैंक इतनी शक्तिशाली चीज होती है। और गोले जो है वो दमादम दाग रही होती है और यों कर करके घूम रही होती है ना। तो ऐसी स्थिति में उसे खत्म करना युद्ध में बड़ी चुनौती होती है कि टैंक को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। इस स्थिति के लिए भारत ने अपने पास हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई। अब सवाल पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ। मैंने कहा टैंक आता हुआ देखा आपने, अर्जुन नामक टैंक से, अपने टैंक से इसे छोड़ा और ये गई और दाएं से उसके ऊपर लग गई। लेकिन आप सवाल पूछेंगे सर मूवी में देखे हैं कि वो जो टैंक होता है ना, वो पहियों के ऊपर चेन चढ़ी होती है, वो तो चल रहा होता है। सर जब वो चल रहा होता है तो एक बात बताइए, चलते हुए पर निशाना कैसे लगाओगे। मैंने कहा भाई यही तो आंसर है, इसीलिए इसे गाइडेड कहा गया है। यानी कि ये टैंक टेक्नोलॉजी का 4th जनरेशन है, टॉप मोस्ट जनरेशन है, जिसके अंदर चलते हुए टारगेट को भी ट्रेस किया जा सकता है। और तो और इसे ट्रेस करने के लिए लेजर लाइट्स का उपयोग किया जाता है। लेजर के माध्यम से इसके दिशाएं बता दी जाती हैं कि वहां पर टैंक है, सीधा जाकर के मिसाइल पड़ जाएगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका विकास क्रम बताता हूं कि कितने प्रकार के टैंक होते हैं और ये टैंक किस किस प्रकार से कार्य करते हैं, भारत में कौन कौन से टैंक हैं, भारत जो दुनिया से टैंक आयात कर रहा है वो कौन से टैंक हैं। तो आज टैंकों के ऊपर टैंक भर के नॉलेज आपको दिया जा रहा है, तो आप इसे लिखना ना भूलें, अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, टैंक जनरेशन में जनरेशन कंसीडर की जाती है। पहली जनरेशन जिसे हम कहते हैं फर्स्ट जी, जिसे आप कह सकते हैं जनरेशन, पहली जनरेशन के जो टैंक हैं उनके बारे में समझिए। पहली जनरेशन के टैंक में टैंक को टारगेट मैन्युअली बताया जाता था। मैन्युअली बताया जाता था मतलब यूं समझिए कि आपने गोला दागा और गोले दागते समय यह कह दिया कि यहां दागना है, यानी कि आपने उसका जो मुंह है ना, वो मुंह उस तरफ किया जहां पर टैंक आ रहा है। अब गोला पड़ गया तो किस्मत है, नहीं पड़ा तो वो वेस्टेज हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में ऐसे ही टैंक विकसित किए गए थे, उसे डीआरडीओ ने ही विकसित किया था फर्स्ट जनरेशन के टैंकों को भारत में, और उन्हें शॉर्ट फॉर्म एटीएम के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया था? एंटी टैंक मिसाइल्स के नाम से जाना गया था। इसमें क्या होता था, इंसान ही यानी कि मैन्युअली गाइड किया जाता था। मैन्युअली गाइड यानी कि निशाना खुद से लगाया जाता था, किसी टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है भाई, आप इधर देखिएगा, ये कौन सा गाइडेंस है, ये 4th जनरेशन है, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा जनरेशन आया यानी कि सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? सेकंड जनरेशन में क्या हुआ मेरे भाई,
ध्यान से समझो। सॉरी। हाँ जी, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, भारत ने एक टैंक विकसित किया जिसका नाम था अमोघा। अमोघा नाम से एक टैंक विकसित किया, यह द्वितीय जनरेशन का था। और यह अमोघा जो टैंक था, यह किसने विकसित किया? यह भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। किससे विकसित किया गया था? भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया था। यह कैसा था भाई? यह सेमी ऑटोमेटिक था। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या हुआ? कुछ तो मशीन यहां निर्णय लेती थी और कुछ टैंक खुद से निर्णय ले लेता था। तीसरी जनरेशन आई, उसका विकास खुद डीआरडीओ ने किया। और वो जो थर्ड जनरेशन था, उस थर्ड जनरेशन में मेरे प्यारे साथियों भारत को मिला, क्या मिला? नाग मिला, NAG। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड जनरेशन है मेरे प्यारे साथियों, और इसको विकसित खुद किसने किया मेरे प्यारे साथियों? डीआरडीओ ने किया। और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्निक पर चलता था। किसने विकसित किया इसे? डीआरडीओ ने किया। और ये किस पर चलता था? इलेक्ट्रो इमेजिंग टेक्निक पर चलता था। इलेक्ट्रो इमेजिंग टेक्निक पर चलता था। यह बात आपको अतिरिक्त रूप से पता हो जानी चाहिए। अब जो फोर्थ जनरेशन आ चुकी है, वो फोर्थ जनरेशन है मेरे प्यारे साथियों गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जो कि डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसमें लेजर के माध्यम से गाइडेड होती हैं मिसाइलें। यह आपको चौथी जनरेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको दो अतिरिक्त जानकारी भी दे रहा हूं। परीक्षा में रक्षा से संबंधित सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। भारत में फोर्थ जनरेशन के 2 मिसाइल और परचेज किए जा रहे हैं। एक का नाम है जैस्मिन मेरे प्यारे साथियों। इसका विकास भारत में ही एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है VEM टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा किया जा रहा है। यह फोर्थ जनरेशन का मिसाइल सिस्टम है। एक और मिसाइल सिस्टम है जिसे याद कर लीजिएगा, इसका नाम है स्पाइक मिसाइल सिस्टम। यह विकसित कर रहा है इजराइल। यह विकसित कौन कर रहा है? इजराइल। और इजराइल के अंदर कंपनी का नाम है राफेल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राफेल वो नहीं जो आप अपने देश में देख रहे हैं, अपितु इजराइल का राफेल अलग से है मेरे प्यारे साथियों, जो यहां पर स्पाइक राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। यह स्पाइक के हाल तो यह हैं कि जून में भारतीय सेना ने खुद से इजराइल से कहा कि हमें स्पाइक की एक खेप और भेज दीजिए, क्योंकि यह स्पाइक अपने आप में गजब प्रकार का समझा गया है। गजब क्यों समझा गया है मेरे प्यारे साथियों? कि जहां भारत के द्वारा ATMM विकसित किया गया है, इसकी रेंज तो लगभग 1 किलोमीटर तक ही है, यानी 1 किलोमीटर तक ही दुश्मन को मार सकता है। वहीं जो स्पाइक है, इसकी स्पीड मेरे प्यारे साथियों लगभग 4 किलोमीटर तक है। तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। तो अगर आपको यह जानकारी पहली बार पता चली हो, इतने जनरेशन आपको मिसाइल के पता चले हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। यह आपके लिए एक प्रकार का कंटेंट पढ़ने के बाद में थैंक यू बोलने का एक तरीका हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन अगस्त 2020 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह कमी आई है 8.5%। याद रहे मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर जो उत्पादन क्षेत्र हैं, उत्पादन क्षेत्रों के अंदर महत्वपूर्ण जानकारी यह पता होनी चाहिए कि भारत में जो कोर सेक्टर है वो हैं कौन कौन से। वो कोर सेक्टर है मेरे प्यारे साथियों कुल 8, और वो हैं कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भारत के कुल 8 कोर सेक्टर्स हैं, जिनके अंदर रिसेंटली ये देखा गया है कि जो ग्रोथ रेट है वो गिरी हुई है। यहां पर केवल 2 ही सेक्टर ऐसे हैं
जहां पर ग्रोथ देखी गई है, एक है फर्टिलाइजर और एक है कोल। इन दो ही सेक्टर्स में ग्रोथ देखी गई है। लगातार 6 महीने से ग्रोथ डाउन चल रही है, लेकिन वर्तमान में सितंबर में ग्रोथ तुलनात्मक रूप से थोड़ी वृद्धि देखी गई है। यह एक अतिरिक्त जानकारी है, याद कर लीजिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल बना है, हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ में ग्रीन रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका नाम है डेनमार्क। देखिए, नाम से ही पता है, ग्रीन रणनीतिक समझौता यानी कि कुछ पर्यावरण संबंधी जानकारियों के बारे में चर्चा की जानी होगी। जब बात करें डेनमार्क की तो उसके साथ में कुछ ऐसी ही बातें होनी हैं, लेकिन डेनमार्क के बारे में मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी देना चाहूंगा जो फिर से परीक्षा उपयोगी होंगी। मेरे प्यारे साथियों, डेनमार्क जिसके पास में दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड स्थित है, जिसे आप ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं, वो असल में डेनमार्क का ही है। डेनमार्क मेरे प्यारे साथियों, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं और ये कंट्रीज बहुत सारे मायने में बहुत आगे रहती हैं। जैसे इसकी फर्स्ट रैंक है मेरे प्यारे साथियों, डेनमार्क जो है वो फर्स्ट रैंक रखता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। किसमें? डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसमें मेरे प्यारे साथियों डेनमार्क की रैंक 1 है। इसी प्रकार से अगर जिसके बारे में हमने समझौता किया है वो है एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में मेरे प्यारे साथियों इसकी रैंक अगेन फर्स्ट है। पूरी दुनिया के अंदर ये प्रथम स्थान पर आता है। इसी प्रकार से अगर हम डेनमार्क की बात करें तो यहां पर जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये इस रैंक में भी मेरे प्यारे साथियों नंबर 1 पर आता है। यानी ये इतने सारे रैंकिंग में इसकी जो पासपोर्ट की ताकत है, जिसे आप हेनले पासपोर्ट कहते हैं, जिसमें मेरे प्यारे साथियों हेनले पासपोर्ट में इसकी जो रैंक है वो टॉप 10 में एनी टाइम चलती है। वर्तमान में कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखिए कि डेनमार्क दुनिया के लिए अपने आप में। ठीक इसी प्रकार से करप्शन से निपटने में मेरे प्यारे साथियों डेनमार्क ऑलरेडी नंबर 1 पर चलता है। तो ये सारी वो बातें हैं जिससे कि हमें यह मिलता है कि भारत अगर इस देश के साथ मिलकर के कोई जानकारी हासिल करता है तो वो देश हित में ही होगी और उसका उपयोग मेरे प्यारे साथियों भविष्य में किया जा सकेगा। कौन सी कंपनी भाई साहब इन दिनों लॉकडाउन में अगर किसी की लॉटरी लगी है तो भाई वो है रिलायंस, है ना। तो रिलायंस में 498.31 मिलियन का निवेश करने आ रही है जनरल एटलांटा, एक यूरोपियन कंपनी है जिसका काम होगा कंस्ट्रक्शन का काम है, और ये इतना बड़ा निवेश करके लगभग 0.85% जियो के वो खरीद रही है। एक प्रकार से जो रिटेल बिजनेस है उसके शेयर परचेज कर रही है। भाई साहब इन्होंने तो एक तरह से बम्पर पैदावार कर रखी है। फिलहाल के लिए यही याद कर लीजिए, ये जो निवेश है ये एफडीआई कहलाता है। इसके माध्यम से देश में इन्वेस्टमेंट आता है और इस इन्वेस्टमेंट के कारण ये कंपनी भारत में अपनी कंपनियों के अंदर एक शेयर टेक होल्डर बन जाती है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में फिलहाल मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कभी इसके बारे में इतने सारे इन्वेस्टमेंट रोज ही आते हैं। एक मैं और पढ़ रहा था, अभी आबू धाबी के द्वारा भी यहां इन्वेस्टमेंट आया है लगभग 6000 करोड़ का, तो वो छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा नवाचार में वयोवृद्ध रक्षा व्यक्तिगत की भागीदारी के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका नाम है IDX4 फौजी। यह क्या है एक बार के लिए इसे देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा IDX4 फौजी इनिशिएटिव एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच गाइडलाइंस विकसित की गई हैं, जो कि एक प्रकार से टेक्निक जो कि लोग काम करना चाहते हैं, किन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें यहां पर रक्षा मंत्रालय द्वारा इनिशिएटिव के माध्यम से स्पेस दिए जाने की बात चल रही है। बात करें किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन माय सहेली शुरू किया, तो मेरे प्यारे साथियों सदर्न जोन ने, जो सदर्न ईस्टर्न रेलवे है उसके द्वारा, सदर्न ईस्टर्न रेलवे के द्वारा यह शुरू किया गया है ऑपरेशन माई सहेली। इसके अंदर बहुत ही गजब चीज क्या रही है मैं आपको वो बताऊं, इसे ध्यान से देखिए आप। इसमें होगा क्या, ये ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, ऑपरेशन माई सहेली। इसमें होगा ये कि जब भी कोई व्यक्ति या महिला
ट्रेन में सफर करेगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस में, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल, हावड़ा मुंबई स्पेशल में चलाया जा रहा है। इसमें होगा क्या कि जब भी कोई महिला ट्रेन में एंट्री करने जाएगी तो वहां पर रेलवे के जो सब इंस्पेक्टर महिलाएं हैं, रेलवे में जो कार्यरत हैं, आरपीएफ के माध्यम से जॉब कर रही हैं, सब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो महिलाओं को कुछ जानकारियां देती हैं। वो बताती हैं कि आपातकाल की स्थिति में वो कौन से नंबर पर कॉल करें, अगर उन्हें किसी प्रकार की इमरजेंसी है तो वो किस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकती हैं। तो पहली जानकारी तो यहां पर यह दी जाती है। दूसरा, सब इंस्पेक्टर की जो टीम है वो ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों से पहले ही यह जानकारी प्राप्त कर लेती है कि कौन कौन सी सीट पर कोई महिला सफर कर रही है। ऐसी स्थिति में वो पूरे टाइम महिला सुरक्षा कर्मी उन महिलाओं के संपर्क में रहती हैं और उन्हें रास्ते में आने वाले वो सभी स्टॉपेज की जानकारी दी जाती है जहां ट्रेन रुकेगी, और अगर उन्हें कोई समस्या हो तो वहां जाकर के वो पुलिस थाने में संपर्क कर सकती हैं जो रेलवे स्टेशन पर ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार की ये मुहिम एक प्रकार से रेलवे यात्रियों के लिए फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है, लेकिन अगर सक्सेसफुल रही तो पूरे देश में इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये एक अच्छा प्रयास प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ। क्रिकेट से जुड़ा सवाल है। एमएस धोनी जो हैं उनके जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ने वाली हाल ही में एक महिला क्रिकेटर जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, अलीजा हेली, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। धोनी का रिकॉर्ड कौन सा वाला? धोनी ने टी20 में जितने अभी तक स्टंप के पीछे खड़े होकर के गिल्लियां उड़ाई थी उसको इन्होंने तोड़ दिया है, उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। धोनी ने अब तक टी20 में 91 विकेट लिए हैं स्टंपिंग करके। एलिजा हेली 92 विकेट लेने वाली महिला भी पहली बन गई और पहली इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बन गई। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर हैं। अदर इंफॉर्मेशंस में अगर मैं आपके सामने बात करूं तो आज के अवार्ड में के सिवन जो इसरो के चेयरमैन हैं, इनको अवार्ड मिला है वॉन कर्मन अवार्ड मेरे प्यारे साथियों। इसके साथ अगर देश में अगर हम जानकारी की बात करें तो मॉरिटानिया जो है इसकी राजधानी नौकचौक है। इसको हाल ये मतलब अपन कंट्री पढ़ रहे हैं, करेंसी आपको दिख गई। मोहम्मद ओल्ड गजौनी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये देश स्थित है। मेरे प्यारे साथियों आज के जो महत्वपूर्ण दिवस इस वीक के हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज दिवस, 29 सितंबर को वर्ल्ड हृदय दिवस मनाया जाता है। और जब हम बात करें जनवरी के करंट अफेयर रिवीजन की तो एक बार देख लीजिए हाल ही में किस खाड़ी देश में नए गैस भंडार पाए गए हैं, तो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर बात की जाए मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार के पूर्व जो अपने जनवरी से लेकर के अब तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें अगला प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए, भारत की सर्वोच्च अदालत ने राज्यों को राज्य में किस प्रकार की न्यायालय स्थापित करने की बात कही है, तो ग्राम न्यायालय स्थापित करने की बात कही है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, उच्च बहुउद्देशीय परियोजना हाल ही में खबरों में थी, यह परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है, तो आंसर है जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है हाल ही में मेरे प्यारे साथियों। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जम्मू कश्मीर से आगे चलते हुए क्वेश्चन बना है आप लोगों के सामने, प्रधानमंत्री मातृ वय वंदन योजना पुरस्कार किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उसका नाम है मध्य प्रदेश जिसने यह स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त अगर हम जानकारी आपके साथ साझा करते हैं तो सवाल पूछा जा रहा है, परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान साथी योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार डेंटल रिसर्च के क्षेत्र में IADR फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो साइमा यूनिस खान बनी। इसी के साथ किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, तो नाम है अमिताभ कांत। साथ में मेरे प्यारे साथियों पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया जाना है, तो आंसर है चेन्नई। इसी के साथ में मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट सवाल बनता है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सरकार ने प्यूरिफाइड टेरेथिक एसिड की डंपिंग रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया, मुख्य रूप से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है, तो यह है टेक्सटाइल के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला। और लास्ट में मेरे प्यारे साथियों एक सवाल जो बचा है वो है L&T MBDA सिस्टम किस राज्य में परिष्कृत रूप से सुविधा प्रारंभ की गई है, तो वो है तमिलनाडु में। तो लीजिए मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने इतनी सारी जानकारियां हमने आपको आज के सेशन में उपलब्ध करा दी हैं।
अब आपको जो अतिरिक्त रूप से जानकारी याद रखनी है वो है अपने टाइम टेबल में कल 10 बजे का टाइम टेबल नोट कर लीजिए। कल सुबह 10 बजे आपको हमने जो इस वीक में जितना भी कंटेंट पढ़ा है उससे बनने वाले क्वेश्चंस का वीकली रिवीजन टेस्ट लिया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक और बात अतिरिक्त रूप से जान लीजिएगा, आप लोग अपने द्वारा इस क्लास का लिंक मेरे सोशल मीडिया पर भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लास के नीचे भी मैं इन्हें पिन करवा दूंगा। ठीक इसी प्रकार से अनअकैडमी यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, उसी वाले गोल में देखिए क्या करना होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना होता है, गोल यूपीएससी सेलेक्ट करना होता है। वहीं पर कल 11:15 बजे जो बचा हुआ फंडामेंटल राइट का हिस्सा है वो खत्म कराया जाएगा और एक इंडियन पॉलिटी पर फैक्चुअल डेटा टेस्ट लिया जाएगा। तो जितने भी साथी हैं, चाहे वो रेलवे की, एसएससी की, मतलब अपने यूपीएससी की, एसएससी की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कल स्पेशल संडे सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसका नाम अधिकतम एक्सेस करिए। एक और जानकारी जो मैं आपसे अक्सर कहता हूं, वीकेंड अगर है तो उसका उपयोग भी सुनिश्चित करिए। आने वाले वीक में जो नए बैच शुरू हो रहे हैं जिसमें आप शून्य से मेरे साथ जुड़ पाएंगे, उन बैचेस में जो कि एनसीईआरटी बेस्ड बैच आ रहा है यूपीएससी में और हिस्ट्री का बैच आ रहा है एसएससी में, आप किसी भी जगह जाएं, आप अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके मेरे बैच को डे 1 से एनरोल करके पढ़ाई शुरू कर दें। हां, पुरानी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। ऐसी स्थिति में आपका दिन आज और कल का पुरानी क्लासेस रिवीजन करने का बेहतरीन समय होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीकेंड अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके पुरानी क्लासेस खत्म कर लीजिए। जब मैं बात करता हूं अपने फाउंडेशन बैच यूपीएससी की, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यह बैच बहुत खास है, स्पेशली उन सब के लिए जो मई 2021 में अपना प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन ही पढ़ाई उपलब्ध है, लेकिन एग्जाम राइट टाइम होगा, यह तो आपको पता चल ही गया है। यूपीएससी कल अपना प्रीलिम्स लेने जा रही है, चाहे कितना भी लॉकडाउन या अनलॉक की परिस्थिति बन रही हो। दैट मींस मई में भी एग्जाम होगा। और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ में, जिन विद्यार्थियों ने मेरे साथ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़ा है उनका यूपीएससी बच्चों का खेल लगेगा, यह तय है। पेपर कल भी आने दीजिए, उसे भी देख लेने दीजिएगा लोगों को। और आने वाले मई में भी अगर आप शून्य से तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं, इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही फ्रूटफुल सेशन है। इसमें मैं आप लोगों की एकदम फाउंडेशन मजबूत करा रहा हूं। इसके अलावा जो ऑप्शनल रिक्वायर्ड है उसके लिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग हमारे द्वारा पढ़ाने वाले इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, उनकी क्लास में आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन से सारी जानकारियां मिल जाती हैं। बात करूं मैं एसएससी की मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर मेरे प्यारे साथियों हिस्ट्री का बैच है जो आप लोगों के लिए इस नेक्स्ट वीक में आ रहा है, जिसमें हम मॉडर्न, एंशिएंट और मिडाइवल तीनों ज्योग्राफी, तीनों हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाएंगे। उम्मीद है मेरे सभी साथी अपने लिए अपनी सीट सुनिश्चित कर लेंगे। भारत के सबसे ज्यादा मोस्ट इन डिमांड चल रहे ऑनलाइन बैच में आपका स्वागत है। आप सभी का दिन मंगल में हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।